नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को, जितने भी मेरे भाई और बहन इसमें जुड़े हुए हैं, सबको आरसी सिंह की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024। और इस 2024 के साथ ही हम आज आपको पैरामीशियम, जो कि प्रोटोजोआ वर्ग से आता है, आज पैरामीशियम के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले प्रोटोजोआ क्या है इसके बारे में हम बताने आपको जा रहे हैं। तो देखिए, प्रोटोजोआ होते क्या हैं। प्रोटोजोआ आपको क्या होते हैं, ये दो शब्द से बना हुआ है। प्रोटोजोआ कितने शब्द से बना है? दो शब्द से। तो इसका मतलब है, पहला शब्द क्या है इसका? प्रोटोजोआ में प्रोटोज, PROTOS प्रोटोज, और दूसरा आपका जून। और प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, इसका मतलब होता है फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और इसका मतलब होता है एनिमल, यानी प्रथम जीव, इसका मतलब होता है प्रथम जीव। ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये आपके यूनिसेलुलर एक कोष की होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। इस बात को आपको यूकैरियोटिक होते हैं मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं मतलब ये एक कोष की होते हैं, और साथ ही साथ इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इनमें स्पष्ट केंद्रक है इसलिए यूकैरियोटिक। और ये क्या है? यूनिसेलुलर मतलब एक कोषीय होता है। ये दो बातें इसके बारे में आपकी हो चुकी है। और ध्यान रखिए, जो प्रोटोज है ना, ये जो प्रोटोजोआ है, एक ग्रीक शब्द है। प्रोटोजोआ जो है ना, वो ग्रीक शब्द प्रोटो प्लस जोअस बना है। यानी जो ये शब्द आपका लिखा हुआ प्रोटोज प्लस जून, यह ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द में प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, एंड जून का मतलब होता है एनिमल, अर्थात प्रथम जीव। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, चूंकि यह बहुकोषीय, क्या एक और यहाँ पर देखिए, इनको हम अकोषकीय जंतु कहते हैं। अकोषकीय जंतु क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुकोषीय जंतुओं के समान, यानी जिस प्रकार से यूकैरियोटिक जीव आपके उपापचयी क्रियाएं करते हैं, बहुकोषीय जीव उपापचयी क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार ये भी करते हैं। उसी प्रकार ये भी वही कार्य करते हैं, उसी प्रकार का करते हैं। इसलिए हम इनको एसेलुलर यानी आकोषकीय क्या कहते हैं? आकोषकीय जीव भी कहते हैं। आकोषकीय जीव भी कहते हैं। आकोषकीय जीव भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब बात आगे चलिए। देखिए, अगर वर्गों में कहा जाए ना, जैसे आपको बताया गया था कि जो आपका प्रोटिस्टा था, इसको 5 भागों में बांटा गया था ना। तो पहले क्या आपको बांटा गया था? एक डायटम्स वगैरह है ना, और फिर आपको बांटा गया क्या? क्राइसोफाइटा, फिर आपका यूग्लिनोफाइटा, फिर आपका कवकसम यानी स्लाइम मोड, और फिर आपको प्रोटोजोआ। तो हमने पहले चौथे में ही प्रोटोजोआ का हमने शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 5 भागों में बांटा गया है, तो इन 5 भागों प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा वर्ग क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा वर्ग कौन है? प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा के 5 भागों में सबसे बड़ा भाग क्या है आपका? प्रोटोजोआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आप लिख लेंगे, यह प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग है। ये इतनी बात इसके बारे में आपको मालूम हो गया होगा। अब देखिए, सबसे पहले इनको खोजा किसने? देखा कौन देखा, कौन क्या बताया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और कब किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1677 में, सन 1677 में कौन देखा था? किसने देखा था? तो एक वैज्ञानिक थे हमारे, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये एक वैज्ञानिक थे हमारे, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इनको सबसे पहले अध्ययन किया था। लेकिन इनको संघ में रखा, प्रोटोजोआ संघ में जिस वैज्ञानिक ने रखा उसका नाम था, क्या नाम था? आपका नाम था गोल्डफस। गोल्डफस ने क्या कहा कि इनको जो है आप कहाँ रखेंगे? प्रोटोजोआ संघ का नाम दिया। ये इतनी बात आपकी हुई किसके बारे में?
प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ का जो अध्ययन होता है ना, जैसे हम प्रोटोजोआ, कुछ बच्चे हैं प्रोटोजोआ का अध्ययन कर रहे हैं या कोई और अध्ययन कर रहा है, तो जो इनका अध्ययन है प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजुलॉजी कहलाता है। तो क्या कहना लिखेंगे यहाँ पर आप, प्रोटोजोआ का अध्ययन, प्रोटोजोआ का स्टडी, जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं प्रोटोजुलॉजी। क्या कहते हैं, प्रोटोजुलॉजी कहते हैं। क्लियर, कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये तो हो गई इसके बारे में जानकारियां। अब आखिर रहते कहाँ हैं ये, तो आवास देख लीजिए, आवास क्या होता है भैया, आवास कहाँ होते हैं, कहाँ ये रहते हैं आपके, तो ये आपके स्वतंत्र जीवी हैं, कुछ आपके स्वच्छ जल में रहते हैं, मतलब स्वतंत्र विचरण करने वाले भी होते हैं, कुछ परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे आपको प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम, अरे यही प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अरे आपको पता होगा ना, कक्षा 12 में है मलेरिया के बारे में, प्लाज्मोडियम ओवेल, अरे 11 में भी तो है, पढ़िए आप इनको, यही तो सब पढ़ना आगे चल करके। तो कुछ जो है परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे जो मलेरिया के फैलाने वाले जो आपके कीटाणु हैं या जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो इनका जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारे शरीर में होता है, तो ये परजीवी के रूप में भी आपके रहते हैं। ठीक है, कौन, प्रोटोजोआ। तो आवाज में लिख सकते हैं, ये सर्वव्यापी लिख दो पहले, सर्वव्यापी जलीय परजीवी, और परजीवी के अलावा और क्या लिख सकते हैं आप, एकल भी होते हैं। क्या होते हैं, एकल, सिंगल रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर देखिए इनकी आकृति, देखिए आकृति के बारे में अगर आप बात करेंगे, इनकी आकृति और माप, आकृति एंड माप, तो माप आकृति आप देख लीजिए, ये पैरामीशियन चप्पल की जैसे है, तो आकृति में आप इसका क्या लिख सकते हैं, ये रंगहीन गोलाकार, रंगहीन गोलाकार, गोलाकार रंगीन होते हैं, गोलाकार होते हैं, चप्पल नुमा होते हैं, चप्पल नुमा होते हैं, और किस आकार के लिख सकते हैं, अनियमित सममिति होती है इनमें। क्या होता है, अनियमित सममिति, अनियमित सममिति, सममिति होता है या होते हैं। ये तो इनका क्या हो गया, आपका आकृति हो गया, ठीक है। और जो इनका माप है लगभग 0.001 से आपका 3.00, ये आपको हो जाएगा mm, ये ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, इनकी आकृति हो और आकार। तो आकृति में आप चूंकि इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं, तो रंगहीन हो जाएगा, गोलाकार होंगे, चप्पल नुमा होंगे, अनियमित सममिति होती, मतलब इनको कहीं से काटो तो दो बराबर भागों में नहीं कटता है, जिससे इसको आप अनियमित सममिति कहते हैं। अब इनका आकार देखिए, आकार इनकी जो माप 0.001 से 3.00 mm तक होता है। क्लियर, पेन उठा लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, ना लिख रहे हो तो लिखिए, नहीं तो आप बैठे रह जाएंगे फिर, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त क्या है, आपको पेन है और किताब है और ब्लैक बोर्ड है और बुक्स है, बस और कोई नहीं है, बाकी दुनिया में सब ऐसे हैं। चलिए आगे देखिए, अब इनके देखिए क्या होगा, शारीरिक संरचना है ना, शारीरिक संरचना में आप क्या इसको देख सकते हैं, शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना में आप क्या देखेंगे, जीव द्रव्य, मतलब इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है ना, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, जीव द्रव्यी स्तर होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर लिख सकते हैं आप, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर होता है, ठीक है, जीव द्रव्य स्तरीय होता है। और क्या हो सकता है इसमें, बहुत से केंद्रक, क्या एक केंद्रक भी होता है, और और जीव द्रव्य में एक या बहुत से केंद्रक होते हैं, बहुत केंद्रक होते हैं,
ये ठीक है। ये पूरा इसमें एक एग्जांपल अभी हम पैरामीशियम के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ हम बड़ा बड़ा बता रहे हैं आपको प्रोटोजोआ के बारे में। जीवद्रव्य स्तर है, इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर होता है, मतलब जीवद्रव्यीय स्तर होता है। और इस जीवद्रव्य में एक केंद्रक होती है या दो केंद्रक होती हैं, एक से ज्यादा होते हैं, बहुत से केंद्रक होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें गमन कैसे होता है, गमन देख लीजिए, गमन तो गमन ये सीलिया से करते हैं, फ्लैजिला से करते हैं, है ना, सीलिया, जैसे इसमें तो सीलिया है। और स्यूडोपोडिया तो आप लिखिए गमन कैसे करते हैं, ये करते हैं सीलिया से करते हैं, सीलिया मतलब CILLIA सीलिया। एंड फ्लैजिला यानी कसाव, जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। एंड स्यूडोपोडिया है ना, क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया कौन से करते हैं भाई, अमीबा करता है। क्या करता है, अमीबा। स्यूडोपोडिया पर लिख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ लिखते क्या स्यूडोपोडिया। तो पहले देखिए पी से शुरू करिए, गलती सलती मत करिएगा, ठीक है। पी से होता है ये, ठीक है। SEU कर दो, SEU कर दो, ये होगा पी, SEU हो गया। अब दो स्यूडो, आप पोडिया कर लो, ये स्यूडोपोडिया, लेकिन पी को नहीं बोला जाता है, इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया किस में होता है, अमीबा में होता है ना। और सीलिया किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। और फ्लैजिला किस में होता है, फ्लैजिला किस में होता है, यूग्लिना में। तो यहाँ कहने का मतलब जो आपके प्रोटोजोआ के जीव हैं, तो इसमें तीन प्रकार से आपका गमन होता है, लोकोमोशन होता है, सीलिया के जरिए और फ्लैजिला के जरिए और स्यूडोपोडिया के जरिए। तो आपको फ्लैजिला को बता दिया गया है, सीलिया आपको बताया जाएगा और स्यूडोपोडिया भी आपको बता दिया जाएगा, जो क्या किसमें होता है, अमीबा में होता है। क्लियर, चलिए और क्या इसमें आपका रह गया है। आप देखिए पोषण कैसे होता है, इसमें क्या होता है पोषण। तो क्या हम पोषण यहाँ लिखते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ, उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँ पहले, क्या वीडियो इस पर दिखाई दे रहा है या नहीं। यस, दिखाई दे रहा है। चलिए आइए देखते हैं। अब पोषण देखिए, पोषण इसमें कैसा होता है, पादप सम होता है, जंतु सम होता है। तो पादप सम को क्या कहते हैं, जंतु सम को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको देख लो भैया। उसे आप पादप सम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पादप सम हिंदी मीडियम है भैया, हम तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी आपको समझ में आए। और आप परेशान होते हैं, बहुत बिल्कुल कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन स्तर का हम पढ़ा रहे हैं, जो आपके चाहे जो एग्जाम दे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह से पढ़ रहे हैं, आप किसी अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पोषण में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जंतु सम। जंतु सम को क्या कहते हैं, जंतु सम, जंतु सम इसको कहते हैं होलोजोइक। क्या कहते हैं, होलोजोइक, ठीक है। ये हो गया आपका जंतु सम होलोजोइक। एंड पादप सम होलोफाइटिक। और क्या होता है, पादप सम, पादप सम, अरे इसी में लिखो ना पादप सम को, पादप सम, पादप सम इसको क्या कहते हैं, होलोफाइटिक। क्या कहते हैं, होलोफाइटिक। तो यहाँ लिख लो होलोफाइटिक। क्या होता है, फाइटिक, PHYTIC, होलोफाइटिक। और क्या लिख सकते हैं भैया, आपका मृतोपजीवी भी होता है। क्या होता है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी को क्या कहते हैं भाई, मृतोपजीवी को क्या कहते हैं, सैप्रो। क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। तो ध्यान रखिए इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो जो इसमें पोषण होता है होलोजोइक होता है और होलोफाइटिक होता है एंड सैप्रोफाइटिक, ठीक है। होलो ये जंतु समान, जंतु के समान खाता है। पादप सम पेड़ पौधों की तरह भी आप अपना पोषण प्राप्त करता है। एंड मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक। क्लियर। अब इसके बाद आपका आगे क्या आ गया है, ये आपका उत्सर्जन कैसे करता है भाई। तो क्या एक लाइन में और लिख दूं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या करता है, ये कि अपने शरीर की सतह से सामान्य विसरण द्वारा करता है, बस सामान्य विसरण द्वारा, शरीर की सतह से, शरीर की सतह से, शरीर की सतह से सामान्य विसरण द्वारा, सामान्य विसरण द्वारा
ये पूरा आपको प्रोटोजोआ, ये एक तरफा हम प्रोटोजोआ के बारे में बता रहे हैं, अभी एग्जैक्टली पैरामीशियम के बारे में नहीं बता रहे हैं। पैरामीशियम के बारे में हम फिर डिटेल में अभी इसके बाद क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन शरीर की सतह से विसरण द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखिए और उत्सर्जन में और पता है आपको क्या होता है, और जो इनका उत्सर्जन होता है ना, क्या होता है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन में भैया मुख्य रूप से अमोनिया होता है। क्या होता है? मुख्य रूप से अमोनिया होता है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या मैं यहाँ पर लिख दूं, चलिए आपका नाइट्रोजनी पदार्थ अमोनिया होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। ये इसका उत्सर्जन ये लोग करते हैं, कौन? प्रोटोजोआ के जीव। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए जो परासरण नियमन होती है, इसमें जो संकुचनशील धानी होती है, इसमें कुछ है जैसे यहाँ पर संकुचनशील धानी, यहाँ पर ना, तो ध्यान रखिएगा, अभी बता रहे हैं। ये जो आपको संकुचनशील धानी है, संकुचनशील, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपकी संकुचनशील धानी होते हैं वो जल संतुलन को नियमन करते हैं। क्या करते हैं? जल संतुलन को नियमन करते हैं। और जल संतुलन के नियमन को क्या कहते हैं? ये देखिए, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ये कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, जो आपको उत्सर्जित पदार्थ इनका है अमोनिया होता है मुख्यतः, और जो जल संतुलन में काम होता है वो आप संकुचनशील रिक्तिकाओं के या संकुचनशील धानियों के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और क्या कुछ रह गया इसमें? और तो सब हो गया। हाँ, जनन, जनन देखिए कैसे होता भैया, तो जनन में भैया तमाम चीजें भैया नोट करो। जनन, जनन में क्या होता है भैया? जनन में लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है ना, लैंगिक होता है, क्या होता है? लैंगिक, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, अलैंगिक। और क्या होता है भैया आपका? और पता है जो आपका अलैंगिक जनन है वो 3 प्रकार का होता है, 2 बीच से होता है, 3 तो होता गया आपका। अब जो आपका अलैंगिक जनन है वो 3 प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से होता है? एक तो आपका पहले अप्रत्यक्ष हो जाएगा, और फिर दूसरा आपका होता है अनुदैर्ध्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य। और तीसरा आपको हो गया 1, 2 और 3। तो तीसरा आपको होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ। इन 3 विधियों से आपका क्या होता है? अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में जैसे आपका अमीबा है ना, अमीबा, तो अमीबा क्या करता है? द्विविखंडन करता है। क्या करता है? अमीबा। तो यहां से मैं देखिए देखता हूं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या करता है? अमीबा द्विविखंडन, द्विविखंडन, अमीबा जो है द्विविखंडन के द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। दूसरी बात आ गई पैरामीशियम। तो पैरा जो मीशियम होता है, जो पैरामीशियम होता है, पैरा जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, पैरामीशियम, इसमें क्या होता है भैया? पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विखंडन होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ विखंडन, अनुप्रस्थ विखंडन, नोट कर लीजिए भैया ये। और आपका एक होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में भैया क्या होता है आपका? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, बहुविखंडन, जगह कम पड़ जाती है ये। तो ये आपका रहा, क्या रहा आपका? प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, एक बार रिवीजन करा दी क्या? चलिए देखिए, प्रोटोजोआ ग्रीक शब्द प्रोटोज प्लस जून से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट एनिमल अर्थात प्रथम जीव। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि ये जीवों की तरह व्यवहार करते हैं, जैविक क्रियाएं करते हैं, इसे अकोषीय जीव भी कहते हैं। प्रोटिस्टा का सबसे बड़ा वर्ग है कौन? प्रोटोजोआ। गोल्ड एंटोनी वान लीवेनहॉग ने इनकी खोज किया था 77 में 1600। गोल्डफिश ने प्रोटोजोआ संघ का नाम दिया था। प्रोटोजोआ का एसिडी प्रोटोजुलाजी कहलाता है। सर्वव्यापी जलीय परजीवी एकल होते हैं। माप में क्या होता है? रंगहीन, गोलाकार, चप्पलनुमा, अनियमित आकार के, सममिति होती है इसमें 0.001 से
3.00 mm होते हैं इनकी माप लंबाई चौड़ाई है ये। और शारीरिक रचना में क्या होते हैं भैया, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर होता है, यानी जीवद्रव्य स्तर, जीवद्रव स्तरीय होते हैं, ठीक है। और जीवद्रव में क्या होता है, एक केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, बहुत से भी केंद्रक होते हैं। और गमन कैसे करते हैं, सीरिया के द्वारा करते हैं, कसाफ के द्वारा करते हैं, स्यूडोपोडिया के द्वारा करते हैं। पोषण कैसे होता है, होलोजोइक होता है, होलोफाइटिक होता है एंड सैप्रोफाइटिक होता है। एंड उत्सर्जन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। अब देखिए जनन, अच्छा हाँ, इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या भैया, अमोनिया, ठीक है। और जो जल संतुलन पर काम करती है संकुचल सिंधानिया, तो वो क्या कहलाता है, आस्मो रेगुलेशन कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनिया, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये दोनों ही उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, और ये जो आस्मो रेगुलेशन है, ये दोनों बार बार परीक्षाएं हमें पूछता है। और एक और पूछता है, क्या होता है कि ये जो स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया किस में होता है भैया, तो आप कहेंगे अमीबा में। और दूसरी बात है, ये गोल्डफिश संघ का नाम, ये बहुत पूछता है ये वाला। और ये तो पता नहीं ना जाने कितनी बार पूछा है, ये इतने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जन्म लैंगिक और अलैंगिक होता है, ठीक है। और अलैंगिक जन्म दो प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष एंड अनुदर्श, ठीक है। अब अनुप्रस्थ किस में होता है भैया, देख लीजिए, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य एंड अप्रत्यक्ष। अमीबा में द्विविखंडन द्वारा होता है, पैरामीशियम अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा, एंड प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसको। इसके बाद हम पैरामीशियम के बारे में पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने यूग्लिना के बारे में किया था। लेकिन एक बात आप सब लोगों से सॉरी, क्योंकि यूग्लिना जब हम बना रहे थे तो पता नहीं ना जाने वीडियो कब कट हो गया, जो थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ था रेस्पिरेशन वगैरह, उसको हम किसी दिन अलग से बनाकर आपको शो कर देंगे, तब आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। आज हम नए टॉपिक से लेकर आए हैं, तो उसी को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पैरामीशियम का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। क्लियर, नोट डाउन कीजिए इसको, तब तक पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाए। चलो चलिए आइए देखिए, हमने कुछ पैरामीशियम के बारे में लिख दिया है। इसके बाद पैरामीशियम का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो हैप्पी न्यू ईयर करते हुए आप लाइक जरूर करिए, और कम से कम कुछ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। आज रात में आपको कम से कम, यानी सुबह होते होते 400 सब्सक्राइबर होने ही चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है। चलिए तो देखिए पैरामीशियम, इसको नाम थोड़ा जो दिया था, पैरामीशियम सबसे पहले नाम दिया था वैज्ञानिक हिल ने दिया था 1752 में। फिर इसका फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है। सब फाइलम क्या है, सीलियोफोरा। सब फाइलम क्या है, सीलियोफोरा। एंड ऑर्डर क्या है, हाइमेनोस्टोमेटिडा, ठीक है, हाइमेनोस्टोमेटिडा। ये इसका आपका क्या है, ऑर्डर। अब देखिए आपको पहले बता दें, यहाँ से देखिए, क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए, अच्छा ये जो आपकी ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जो ब्लैक कलर की है, यानी इधर जो आपका सीलिया है, जो हेयर रूट, जो बाल सदृश आपके निकले हुए ब्रुश टाइप, इसको कहते हैं सीलिया। और सीलिया के जस्ट पीछे एक काली ब्लैक कलर की जो लाइन चली गई है, इसको कहते हैं आपकी कंटिन्यूअस लाइन चली गई है, इसको कहते हैं पेरिकल, ठीक है, पेरिकल होता है। और इसके अंदर जो डॉट डॉट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा जो आपका सरसों के दाने की तरह हर जगह पड़ा हुआ है, ये पूरा भाग क्या आपका एंडोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा केंद्रक होता है जिसको माइक्रो क्या कहते हैं, MICRO, माइक्रो। ये क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस है, जबकि ये बड़ा वाला जो होता है इसको मैक्रो न्यूक्लियस कहता है। ये वाला पोर्शन क्या आपका ओरल ग्रूव होता है। एंड यहाँ पर वेस्टिब्यूल होता है। ये बकल कैविटी होती है विथ, क्या होता है भैया, बकल कैविटी विथ और ओरल सीलिया, इसका खुद का सीलिया होता है। एंड यहाँ पर जो मुख है, इसको कहते हैं साइटोस्टोम। और जो ये घड़े के रूप का है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं साइटोफैरिंग्स। क्या कहते हैं, साइटोफैरिंग्स। और यहाँ पर क्या है, साइटोपैजी, यहीं से ये उत्सर्जन करता है। जो भी
बेस्ट पदार्थ है, यहीं से उत्सर्जन करता है। साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ये फूड वैक्यूल्स हैं और ये जो नीचे वाली आपकी सीलिया हैं इनको काउडल टफ कहते हैं। क्या कहते हैं? काउडल टफ। आप सीलिया के काउडल टफ, वेरी इंपॉर्टेंट काउडल टफ, ठीक है। फिर देखिए ये आपका क्या है, फीडर कैनाल्स। क्या है ये जो इसकी पंख जैसे निकला हुआ है चारों तरफ त्रिशूल जैसा, इसको कहते हैं फीडर कैनाल्स, ठीक है। और ये है क्या, ये पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी पीछे, इसको दो भाग, एक पीछे वाला एक आगे वाला। तो पीछे वाले को पोस्टीरियर कहते हैं, पोस्टीरियर या पोस्टीरियर, क्या कहते हैं? पोस्टीरियर। और यहाँ जो उपस्थित है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये क्या है, सिस्टोल स्थिति में। क्या है? सिस्टोल स्थिति। सिस्टोल मतलब संकुचित अवस्था में। सिस्टोल मतलब क्या होता है? संकुचित अवस्था में यहाँ पर ये उपस्थित है। और यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ जो आपका ब्लू कलर का है इसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोसिस्ट। और यहाँ पर फूड वैक्यूल्स हैं, ये आपको बता दिए गए। ये जो ब्लैक कलर के सीलिया है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। यहाँ भी क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, लेकिन इंटीरियर अग्रभाग में तो इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि डायस्टोल स्टेट में है। डायस्टोल मतलब फूलना, डायस्टोल जैसे हार्ट क्या होता है, हार्ट क्या होता है, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल ऐसा होता है ना। तो सिस्टोल में पिचकना, डायस्टोल में फूलना, तो यहाँ पर डायस्टोल सिचुएशन में है और ये आपका इंटीरियर है। तो अब आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले नामकरण किसने किया, गिल ने किया, 1752 में किया। फाइलम क्या, प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या है, सीलियोफोरा है। एंड ऑर्डर क्या है, हाइमेनोस्टोमेटिडा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए भैया, जो आपके यहाँ नीचे वाले सिरे हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े वाले सिरे हैं इसको नंबर 1 इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं, बड़े वाले जो सिरे होते हैं काउडल टफ कहते हैं, ठीक है। तो पश्च भाग यानी, हाँ ठीक है, पश्च भाग पर बड़े सीलिया क्या कहते हैं, काउडल टफ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। काउडल टफ, TU काउडल टफ्ट कहलाता है, ठीक है। और काउडल टफ्ट के बाद क्या कहते हैं, जो सीलिया होते हैं ना, ये सीलिया उत्पन्न कहाँ से होते हैं, ये सीलिया आखिर उत्पन्न कहाँ से होते हैं, तो ये बेसल ग्रेन्यूल्स उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे बना ना, ऐसे ये, तो ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से जहाँ से सीलिया निकले, जहाँ इसकी जड़ होती है, तो ये जड़ मानो आपकी यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, इसको अगर बड़ा आप बनाएंगे तो ऐसे, यहाँ से ये सीलिया निकली, फिर आपके ऐसे निकली ये, यहाँ से ये आपके बेसल ग्रेन्यूल है। क्या है, बेसल ग्रेन्यूल है। इस प्रकार ये आपकी बेसल क्या है, ये बेसल ग्रेन्यूल है, ठीक है। तो जो सीलिया है कहाँ से निकलते हैं, बेसल ग्रेन्यूल। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, आप परेशान मत होइएगा क्या क्या कह रहे हैं सब, है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में भाषा ही नहीं आ रही होगी। तो बेसल ग्रेन्यूल स्पेलिंग है GRANULE। बेसल ग्रेन्यूल से सीलिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सीलिया निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कहां से निकालते हैं, बेसल देखिए, बेसल ग्रेन्यूल, ये सब इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। बेसल ग्रेन्यूल से सीलिया निकलते हैं। अब समझ में कहाँ से आई, किताब तब तो पढ़ते हैं आप लोग, किताब पढ़ें तब ना आपको समझ में आएगा। किताब भी कभी कभी पढ़ा करें, है ना। वैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक क्या है वो, अरे यार हमको पता नहीं क्या है, उसमें पता नहीं कैसे लोग लगा देते हैं चेहरा वगैरह बना करके, स्नैपचैट। क्या है, स्नैपचैट, उसमें लोग व्यस्त रहते हैं, अरे इसमें स्नैपचैट लगाओ यार, हमने लगा दी स्नैपचैट, है ना। तो बेसल ग्रेन्यूल से सीलिया उत्पन्न होती है, क्लियर। अब बेसल ग्रेन्यूल से सीलिया उत्पन्न होते हैं, तो ये जो बेसल ग्रेन्यूल है इनको हम कहते क्या हैं, बेसल ग्रेन्यूल को इसको क्या कहते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। बेसल ग्रेन्यूल को हम कहते हैं काइनेटोसोम। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनेटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोसोम कहते हैं, ठीक है।
अब ये बेसल, जो ध्यान रखिएगा, बेसल ग्रेन्यूल को काइनेटोसोम भी कहते हैं। अब देखिए जो बेसल ग्रेन्यूल हैं क्या होते हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पर जुड़े हुए, जैसे एक बेसल ग्रेन्यूल ये है, एक बेसल ग्रेन्यूल ये है, ये सब बेसल ग्रेन्यूल जुड़ है। तो इनकी जो जड़ है ना, ये जो इनकी जड़ है आपस में मिलती चली जाती है, तो एक लाइन बनती है। क्या बनती है? एक लाइन बन जाती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? सिल्वर लाइन। क्या कहते हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होती है? सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये सिल्वर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि सिल्वर लाइन किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे पैरामीशियम में। क्लियर? तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट आ गई कि सिल्वर लाइन कहाँ पाई जाती है, आप कहेंगे पैरामीशियम में। क्लियर? अब देखिए, अब ये जब सिल्वर लाइन मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती है, बड़ी सी संरचना बनाते हैं, तो इस बड़ी लाइन को क्या कहते हैं? फिर पूरी बड़ी लाइन को क्या कहते हैं? बड़ी लाइन को क्या कहते हैं? सिल्वर लाइन की बड़ी लाइन को क्या कहते हैं भैया? तो बड़ी लाइन को, पूरी लाइन को, या अब चूंकि बड़ी लाइन क्या है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक होगा, पूरा यहाँ तक होगा ना, पूरी लाइन तो होगी भाई। जब हर जगह बेसल ग्रेन्यूल है, हर जगह बेसल ग्रेन्यूल है, तो हर जगह सिल्वर लाइन बनेगी। और इस पूरी सिल्वर लाइन को वही हम लिखते हैं यहाँ बड़ी लाइन कहते हैं, पूरी सिल्वर लाइन कहिए, क्या कहेंगे? पूरी सिल्वर लाइन को क्या कहते हैं भैया? पूरी सिल्वर लाइन को कहते हैं काइनेटो और डेस्मेटा। क्या कहते हैं? मेटा। क्लियर हो गया? काइनेटो डेस्मेटा। क्या स्पेलिंग समझ में आ रही है? आ जाएगी बिल्कुल। आप ध्यान से देखिए, काइनेटो डेस्मेटा कहते हैं, डेस्माटा, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पूरी लाइन है, यहां से यहां तक सिल्वर लाइन बनेगी पूरी शरीर सतह पर, तो इसको कहते हैं काइनेटो डेस्मेटा। और यह काइनेटो डेस्मेटा न्यूरोमोटर की तरह कार्य करेगी भैया। क्या करेगी? न्यूरोमोटर की तरह कार्य करेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं भैया, कि यह काइनेटो डेस्मेटा जो है यह न्यूरोमोटर की तरह कार्य करेगी। तो यहाँ पर लिखिए भैया, KINE और यहाँ पर काइनेटो और डेस्मोटा मत करना, डेस्माटा कह दीजिए। अरे मोटा क्यों कह रहे हो भाई? डेस्माटा कहिए, डेस्मेटा कहिए, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटो डेस्माटा, ठीक है। काइनेटो डेस्माटा को क्या कहते हैं भैया? इसको क्या कहते हैं? न्यूरोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? न्यूरो। तो यहाँ लिख दीजिए NE। क्या कहते हैं? NEURO, न्यूरो। और यहाँ से मोटर, क्या कहते हैं? न्यूरोमोटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट। अभी भाई न्यूरोमोटर क्या होता है ये भी तो आप जानिए। न्यूरोमोटर क्या होता है? तो न्यूरोमोटर क्या होता है, जिस प्रकार हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, हमको कहीं आप टच करो, यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, या कहीं भी टच करो, तो हमारी तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को पहुंचा कर हमारे ब्रेन को पहुंचाती हैं। तो इसमें जो न्यूरोमोटर होता है, जो सिल्वर लाइन बन जाती है, वह न्यूरोमोटर का कार्य करती है। मतलब कोई भी इसके सामने जैसे जल में तैर रहा है, तो इसी न्यूरोमोटर की सहायता से यह आहट महसूस कर लेता है कि सामने कौन है कौन नहीं है, और अपने रास्ते को चेंज कर लेता है, पीछे कर लेता है अपने आप को। ठीक है, तो ये न्यूरोमोटर कहाँ से पैदा हुआ? यहाँ से पैदा हुआ। कहाँ से पैदा हुआ? काइनेटो डेस्माटा से। काइनेटो डेस्माटा कहाँ से पैदा हुआ? सिल्वर लाइन से। सिल्वर लाइन कहाँ से पैदा हुआ? काइनेटोसोम से। काइनेटोसोम कहाँ से पैदा हुआ भैया? बेसल ग्रेन्यूल से। देख रहे हैं इतिहास पैरामीशियम के बारे में। चलिए आगे देखिए भैया, यहाँ रहा भैया आपका यहाँ का। ठीक है, आप देखिए इसमें ट्राइकोसिस्ट भी होता है। क्या होता है? ट्राइकोसिस्ट। तो क्या ट्राइकोसिस्ट आपको कहीं दिखाई दे रहा है? ये यहाँ हुआ ट्राइकोसिस्ट, मतलब जो नीले कलर की है ना, जो नीले कलर की, ये पूरा नीला नीला दिखाई दे रहा, ये ट्राइकोसिस्ट होता है। क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे आप भैया, इसमें ट्राइकोसिस्ट होता है। ट्राइको, क्या लिखेंगे भैया आपको? ट्राइको। अब यहाँ इसको ट्राइचो मत पढ़िएगा, देखा तो ट्राइचो है, लेकिन कहते हैं ट्राइको। क्या कहते हैं? ट्राइको। ट्राइकोसिस्ट, CY है ना, CYST, यस भी लगा दो क्योंकि बहुत सी हैं। तो जो ट्राइकोसिस्ट है, इसका कार्य क्या है? बचाव और सुरक्षा।
सुरक्षा और बचाव, यानी अफेंस एंड डिफेंस, इसका कार सुरक्षा और बचाव, क्या है? सुरक्षा और बचाव, सुरक्षा और बचाव, ठीक है। चलिए, ये ट्राइकोसिस्ट के बारे में आपका हो चुका, ध्यान रखिए, एक एक चीज देखिए, ठीक है। अब देखिए, जो आपका पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये वाली, ये पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये ज्यादा तेजी होती है, मतलब इसमें ज्यादा फास्टर होती है, बहुत तेज से इसमें गमन होता है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि जो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ज्यादा फास्ट होती है एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द आपका आ गया, क्या आ गया कि जो आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है ये क्या होती है? ज्यादा फास्टर होती है। पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फास्टर, लिख दो यार, इंग्लिश में लिख दो, इज फास्टर देन एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। जो पीछे वाली कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील धानी है, वह आगे वाली संकुचनशील धानी से ज्यादा एक्टिव होती है। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या भैया, इसमें होता भैया, इसमें दो प्रकार का केंद्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अब शब्द आ गया। इसमें दो प्रकार का केंद्रक होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। क्या होता है? एक माइक्रो होता है, माइक्रो और एक मैक्रो होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए केंद्रक दो प्रकार का होता है, केंद्रक दो प्रकार का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेटेरो, क्या लिखे यहाँ पर? हेटेरो, क्या समझ में आ रहा है? स्पेलिंग या नहीं? मैं मिटा दूं क्या? अच्छे से नहीं लिखा है, रुक जाओ 1 मिनट, बस तुरंत। चलो इसी में से देखिए, ब्लैक से लिखिए, ब्लैक अच्छा रहेगा। हेटेरो और कैरी, है ना? हेटेरो कैरियोटिक, ठीक है। इसमें केंद्रक दो होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? विषम केंद्र की कह सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा होता है विषम रूपी कह सकते हैं, या इसी को और क्या कह सकते हैं भैया? इसको कहते हैं हेट्रो, क्या कहते हैं? हेट्रोमार्फिक, भी कहते हैं, चाहे इसको कह लो चाहे इसको कह लो। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है भैया? माइक्रो, पहला क्या है? माइक्रो न्यूक्लियस, यहां लिख देंगे माइक्रो, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भैया? बड़ा वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? मैक्रो, क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट है, यहां आराम से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये वाला क्या होता है? छोटा होता है। माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है? छोटा होता है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या है? बड़ा होता है। क्लियर? तो एक बार हम पानी पी लो भैया। चलिए भाई, हो गया। चलिए, हाँ, तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया है, जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस है और माइक्रो न्यूक्लियस है। माइक्रो न्यूक्लियस छोटा होता है और ये उपापचयी क्रिया में भाग लेता है, वेजिटेटिव फंक्शन में। कितना? वेजिटेटिव फंक्शन में भाग लेता है। क्या है? हम लिख दो क्या? वेजिटेटिव फंक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंग्रेजी में, कहाँ दिक्कत होती है? VEGE, वेजिटेटिव फंक्शन में भाग लेता है। और जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस है, ये जनन में, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। किसमें लेता है? रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। क्लियर? और यह भी देखा गया है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? द्विगुणित होता है, 2n होता है। इंपॉर्टेंट, ये द्विगुणित होता है, ठीक है। और ये जनन में भाग लेता है,
जब ये उपापचयी क्रिया में भाग लेता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है छोटा वाला, उसमें जो विभाजन होता है, डिवीजन होता है, एमाइटोटिकली द्वारा, एमाइटोटिकली एमाइटोटिकली द्वारा विभाजन होता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस में माइटोटिकली द्वारा विभाजन होता है। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद है भैया, यहाँ पर कुछ अपवाद हैं। हम तो एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास पैरामीशियम ऑरिलिया है, पैरामीशियम ऑरिलिया, तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, क्या लिख दूँ, पैरामीशियम, पैरामीशियम ऑरिलिया एक है आपका AURELIA, पैरामीशियम ऑरिलिया जो होता है, इसमें आपकी क्या होता है, 2 लघु केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं, 2 लघु केंद्रक होते हैं, 2 लघु केंद्रक होते हैं। किसमें, पैरामीशियम ऑरिलिया में। ये नोट कीजिएगा, पैरामीशियम ऑरिलियम में 2 लघु केंद्रक उपस्थित होते हैं। और एक और होता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है पैरामीशियम आपका मल्टी न्यूक्लियो NuCle न्यूक्लिएटम, ये है ना, ये पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटम एक पैरामीशियम है जिसमें बहुत से लघु केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, मैनी स्मॉल न्यूक्लियस, मैनी स्मॉल न्यूक्लियस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये तो यहाँ पर 2 चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पैरामीशियम ऑरिलिया में आपके क्या होते हैं, 2 लघु केंद्रक होते हैं, जबकि पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटम में कितने होते हैं भैया, बहुत से छोटे छोटे लघु केंद्रक होते हैं। क्लियर, लाइक करते जाओ भाई यार, लाइक कर देना कम से कम यार। चलो अगला देखिए क्या है, यहाँ केवल कंपटीशन स्तर का पढ़ाई होती है बस, और कुछ नहीं। लो भैया मेरा पेन कहाँ चला गया है, यस मिल गया, रात बहुत हो गई है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए, इतने के बाद इसमें एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। मैं अब जगह तो यहाँ पर नहीं है तो मैं कहाँ लिखूँ, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। इनका जो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया, यहाँ पर जो उत्सर्जन होता है वो होता है आपका अमोनिया। आ गया, प्रोटोजोआ हम जब बताया है तो उसमें आपको बताए हैं इसका एक्सक्रीशन क्या होता है, आपका अमोनिया होता है। ठीक है, और इसमें 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। जो नीचे वाला होता है वो सिस्टोलिक स्टेट में होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, डायस्टोलिक स्टेट में होता है। ये जल संतुलन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, जल संतुलन का काम करते हैं, जिसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कहाँ पर जगह हम जब चेक कर लो एक बार, फिर उसके बाद लिखता हूँ। जगह तो लगभग समाप्त, और जहाँ मैं लिखा अमोनिया उत्सर्जन वहाँ पर तो भैया लाइट है, कोई बात नहीं, मैं नीचे की तरफ इधर लिख दे रहा हूँ। 1 मिनट, इधर ना, यहाँ तो भैया लाइट है यार, पहले क्यों नहीं आप पता है मुझको। चलिए ठीक है, यहाँ जो इनका उत्सर्जन है भैया, उत्सर्जन वो क्या आपका अमोनिया है। क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, और दूसरी बात जो हम बता रहे हैं, इसमें 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, जल संतुलन का काम करते हैं। क्या करते हैं, जल संतुलन का कार्य करती हैं, जल संतुलन का कार्य करती हैं। कौन, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, एक इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है और दूसरा पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। ये जल संतुलन का काम करती हैं, और जल संतुलन के इस कार्य को कहते हैं हम, क्या कहते हैं भैया, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ऑस्मो रेगुलेशन कहाँ मिलता है, और ऑप्शन में अगर पैरामीशियम हो तो तुरंत आप बिना सोचे समझे AK-47 से ठोक दीजिए। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए फटाफट देखिए, स्पीड से देखिए, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो होने के चक्कर में
क्योंकि देखिए अगर आपको पैरामीशियम डिटेल में पढ़ना है तो टाइम तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए देखिए अब इसमें क्या है, नंबर 1 हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं भैया, ये एक होलोजोइक होता है। अगला विशेषता है होलोजोइक। होलोजोइक होता है मतलब प्राणी सम होता है। क्या होता है? प्राणी सम होता है, ठीक है। और दूसरा बात इसमें जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, डाइजेशन, जो डाइजेशन आपका होता है वह इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मतलब अंतःकोशिकीय पाचन होता है इसमें, ठीक है। और देखिए इसमें एक साइक्लोसिस होता है। क्या होता है? साइक्लोसिस, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। साइक्लोसिस क्या होती है? साइक्लोसिस की प्रक्रिया होती है इसमें। क्या होती है? साइक्लोसिस की प्रक्रिया होती है। ये साइक्लोसिस क्या है भैया? तो साइक्लोसिस क्या है? तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ना, ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सॉरी जो यहाँ फूड वेसल्स है ना आपकी, तो ये आपके क्या होते हैं? फूड वेसल्स कह रहे हैं, फूड बकल कह रहे हैं ना, जो फूड बकल है, खाद्य धानियां हैं, ये पूरा क्लॉकवाइज इस प्रकार घूमते रहती हैं। तो घूमने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइक्लोसिस किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे पैरामीशियम में पाया जाता है। क्या वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? बंद तो नहीं हुआ वीडियो? हाँ, अभी तो बंद नहीं हुआ, लेकिन देखो थोड़ी सी मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो जाता है। चलिए मतलब ये होलोजोइक, होलोजोइक है, प्राणी संबोधी है। दूसरा डाइजेशन, इंट्रासेलुलर होता है, इसमें पाचन होता है, अंदर होता है कोशिकीय पाचन। और दूसरा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? जो फूड वैक्यूल्स है ना, जो फूड वैक्यूल्स हैं, ये फूड वैक्यूल्स, ये क्या होता है? क्लॉकवाइज की तरह रोटेट करती रहती हैं। तो क्लॉकवाइज की तरह रोटेट करना ही क्या कहलाता है? साइक्लोसिस। अब देखिए इसका जो माउथ पार्ट है, देखिए माउथ पार्ट में इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, जो माउथ पार्ट है MOUTH, जो आपका माउथ पार्ट है उसको कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? साइटोसोम, साइटोस्टोम, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं आपको कुछ बता दूं पहले, ये पूरा माउथ वाला भाग है। तो यहाँ से जो ये वाला भाग है यहाँ पर से शुरू होता है, इसको मुख गुहा कहते हैं, ओरल ग्रूव। क्या कहते हैं? ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव का मतलब होता है मुख गुहा। फिर इसके अंदर जो और इसकी पास जाएंगे तो ये जबड़ा टाइप होता है। क्या होता है? ये प्रकोष्ठ होता है। क्या होता है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है प्रकोष्ठ। वेस्टिब्यूल का मतलब प्रकोष्ठ। फिर इसके आगे और आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये बकल कैविटी विथ ओरल सीलिया, मतलब सीलिया सहित मुखी गुहा है। ये सीलिया सहित मुखी गुहा कहते हैं बकल कैविटी विथ ओरल सीलिया। फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये साइटोस्टोम है, जो कोशिका का मुख होता है। ये वाला भाग क्या है? साइटोस्टोम, जो कोशिका का मुख होता है, कोशिका मुख। और ये वाला पार्ट जो बड़ा वाला है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते थे भैया? साइटोस्टोम, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं। माउथ पार्ट क्या है? साइटोस्टोम। और यहाँ पर ये वाला जो भाग है आपका, ये है क्या है भैया? ये आपका पूरा ये साइटोफैरिंग्स। ये क्या है? साइटोफैरिंग्स मतलब ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी कोशिका, कोशिका ग्रसनी। तो ये आपकी कोशिका ग्रसनी है, जिसको साइटोफैरिंग्स कहते हैं। और ये आपकी जो है साइटोस्टोम है, जिसको हम कोशिका का मुख कहते हैं। ये आपकी बकल कैविटी है, खुद का इस पर क्या है? सीलिया है। ये आपका वेस्टिब्यूल है, जो आपका प्रकोष्ठ है। और ये आपका ओरल ग्रूव, क्लियर? मुख गुहा। तो यहाँ पर ये मुख गुहा है, ये आपका प्रकोष्ठ है, ये बकल कैविटी है, ये आपका साइटोस्टोम है, जिसको कहते हैं कोशिका मुख। और ये क्या आपका भैया? कोशिका ग्रसनी। ये क्या है? कोशिका ग्रसनी। ये क्या? कोशिका ग्रसनी। कोशिका ग्रसनी, कोशिका मुख, सीलिया सहित मुखी गुहा, और ये प्रकोष्ठ, और ये मुख गुहा। क्लियर? याद हुआ सब? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा भैया। तो यहाँ पर जो इसका माउथ पार्ट है वो साइटोस्टोम है। क्या है? साइटोस्टोम। और जो एनोस पार्ट है, जहां से उत्सर्जन करता है, एनोस पार्ट। तो एनोस पार्ट जो आपका है वो भैया ये साइटोपैजी। क्या है? साइटोपैजी, साइटोपैजी, साइटोपैजी है ना, PYGE, ये क्लियर? अब देखिए क्या है इसका जो फेवरेट भोजन क्या है, इसका प्रिय भोजन, ये खाता क्या, प्रिय इसका जो भोजन है वो आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
जो प्रिय भोजन है इसका वो टेट्राहाइमेना। क्या है? टेट्राहाइमेना। अब टेट्राहाइमेना क्या है भैया? ये क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? ये एक प्रोटोजोआ, तो हम लिख लेंगे क्या है? प्रोटोजोवन है, जिसका हम बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल करवाते हैं। क्या करते हैं? इसका बायोलॉजिकल रिसर्च में प्रयोग करते हैं। किसका? प्रोटोजोवन टेट्राहाइमेना। और टेट्राहाइमेना जो आपका टेट्राहाइमेना है, ये आपका पैरामीशियम का प्रिय भोजन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है भैया, इसमें जो इजेशन होता है, जो अनडाइजेस्ट मतलब उत्सर्जन, क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। तो यहाँ लिख लेंगे भैया इजेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। तो जो आपका अपचित भोजन पदार्थ है, इसी साइटोपेजी के द्वारा निकल जाता है ना। अपचित भोज्य पदार्थ निकलता है किसके थ्रू? साइटोपेजी थ्रू। किसके द्वारा? साइटोपेजी के द्वारा निकल जाता है। क्या है? साइटोपेजी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको साइटो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? पैजी। इसके द्वारा शरीर सतह से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में बचा हुआ आपका रेस्पायरेशन। क्या होता है? रेस्पायरेशन। 1 घंटे बोलना भैया समासा नहीं है। चलिए, रेस्पायरेशन क्या होता है भैया? तो भैया रेस्पायरेशन या कह लीजिए एक्सक्रीशन, या कह लीजिए एक्सक्रीशन, CRE यहाँ पर TION। एक्सक्रीशन जो होता है भैया शरीर सतह से होता है, जनरल बॉडी से होता है। क्या होता है? बॉडी सरफेस। क्या लिख दो? बॉडी सरफेस के जरिए आपका होता है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है भैया आपका, जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, आपका रिप्रोडक्शन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, तो हमने तो शुरू में ही बता दिया था जब प्रोटोजोआ के बारे में बता रहे थे। तो अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा, किसके द्वारा? अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा इसमें आपका होता है। क्या? अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा इसमें क्या होता है भैया? रिप्रोडक्शन होता है। और कभी कभी इसमें क्या होता है भैया? कभी कभी इसमें क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है? कांजू, या ये इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में भैया? क्या कहते हैं इसको? संयुग्मन। क्या कहते हैं? संयुग्मन। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं भैया, संयुग्मन द्वारा क्या होता है? इसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन भी होता है। ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन होता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट मेरा देखिए आपका कॉन्जुगेशन। आप पढ़ते जाएंगे तो आपके माइंड में याद आता जाएगा सब। ये पहले तो कुछ नहीं याद आएगा, लेकिन बाद में सब आपको याद आने लगेगा। तो यहाँ पर एक